बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, जिसका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम है जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित आपके फिजिकल एजुकेशन के सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो इस चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। वे क्वेश्चन बच्चों जो इस चैप्टर से बहुत से जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम, उसमें पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन ज्यादातर आते ही आते हैं उनको हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, मैं सभी आपको हिंदी में समझा दूंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा सेशन है, यदि आप इसे कंप्लीटली एंड तक देख लेते हो तो आई एम 110% श्योर ये आपके फिजिकल एजुकेशन के हर एक एग्जाम के लिए, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, मेनली हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए आपकी चैप्टर नंबर 8 की एकदम बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आधे घंटे का वीडियो बनेगा, अच्छे से देख लेना और आपकी एक चैप्टर की बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो बच्चों हमारा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है देखो बेसिकली न्यूटन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन के गति के नियमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, दूसरा इसी में ऐड किया गया है कि गति का जो दूसरा नियम है इसका खेल कूद में उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में आपको एक उदाहरण देना है। ठीक है, मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगा, एक नहीं बल्कि 2 बता दूंगा। ठीक है, तो न्यूटन की गति के हैं टोटल 3 नियम, जिसमें से सबसे पहला नियम आ जाता है बच्चों जड़ता का नियम। अब ये जड़ता का नियम क्या कहता है? जड़ता का नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो रूम है, इस रूम में बहुत से प्रकार की वस्तुएं रखी हैं। लाइक मान लेते हैं यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे ये कुर्सी है, यहाँ पे आपका पेन रखा है, यहाँ पे आपकी कॉपी रखी है, जो भी रखा है, अगर जब तक आप उसे उठाओगे नहीं, हिलाओगे नहीं, तब तक वो अपनी स्थिति नहीं बदलेगी, यानी कि जैसी है वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो गति का पहला नियम क्या कहता है कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक, दूसरा आ जाता है त्वरण का नियम। अब देखिए त्वरण का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण की दर वस्तु पर लगने वाले बल को समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो कोई भी वस्तु है, लाइक मान लेते हैं कोई एक फुटबॉल है, ठीक है, कोई एक फुटबॉल है, तो इसमें बेसिकली त्वरण कैसे उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसे किक करना होगा। तो ये जो किक करने की क्रिया है, ठीक है, और फुटबॉल पे जो लात मारते हैं उसके बाद में उसका जो आवेग बदलता है, यानी कि उसका जो एक तरीके से हम कहते हैं कि जितनी तेज गति से वो आगे बढ़ती है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं त्वरण का नियम। अब आगे चल के मैं आपको जब 2 एग्जांपल दूंगा ना अभी, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तीसरा नियम है भाई कि जब भी कभी बल लगता है तो हमेशा प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि प्रत्येक क्रिया आप जो करते हैं हमेशा उसके बराबर में और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये भाई आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो दूसरा नियम है इसका खेलकूद में कैसे उपयोग होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने एक उदाहरण लिया है कि यदि फुटबॉल में त्वरण उत्पन्न करना है, यानी कि त्वरण का मतलब हो गया एक तरीके से हम गति बोल सकते हैं। ठीक है, यदि फुटबॉल में हमें गति उत्पन्न करनी है, त्वरण उत्पन्न करना है, तो क्या करना होगा? हमें फुटबॉल पे जोर से बल लगाना होगा और बल लगाने के लिए क्या करेंगे? हम उसे किक करेंगे। तो इसीलिए जितनी तेज से हम फुटबॉल पे बल लगाएंगे उतनी ही तेज जो है उसकी गति होगी, उतनी तेज उस पर त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये पहला हो गया त्वरण के संबंध में। अब दूसरा आ जाता है द्रव्यमान के संबंध में। ठीक है, पहला हो गया त्वरण के बारे में, दूसरा द्रव्यमान के बारे में। जैसे मान लेते हैं कोई ऊंची कूद वाले खेल है, ठीक है, एक है ऊंची कूद वाला खेल। अब यहाँ पे 2 स्थिति है। एक स्थिति है कि खिलाड़ी जो है वो रेत पे गिरता है तो उसे चोट लग सकती है। क्यों चोट लगती है? क्यों लग सकती है? क्योंकि धरती तक आते आते उसके गिरने का जो आवेग है, ठीक है ना, वो आवेग और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, वहीं एक दूसरी स्थिति ये है कि खिलाड़ी, ऊंची कूद वाला जो खेल का खिलाड़ी है, वो ऊंची सतह से जब गद्दे पे गिरता है तो उसे चोट नहीं लगती। क्यों भाई? क्योंकि गद्दा जो है, ठीक है, मान लेते हैं तकरीबन 5 से 7 गद्दे यहाँ पे बिछा दिए गए। अब जब वो गिरेगा ना तो उसका जो आवेग था, नीचे गिरने का जो आवेग था, वो इस गद्दे तक आते 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 एकदम शून्य हो जाएगा। ठीक है, और उसे चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना, एक होता है कि त्वरण उत्पन्न करने के लिए और एक होता है जो बेसिकली हाँ, हम जिस द्रव्यमान की बात कर रहे थे उस बारे में। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से? तो प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय नियम और उसके बाद दूसरे नियम का उपयोग। ओके,
अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहां से पढ़ लेंगे कि डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसके बाद में एंड राइट एन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ द सेकंड लॉ इन स्पोर्ट्स। तो कैसे लिखेंगे भाई, यहां से आप इजीली इसे रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए। अच्छा देखिए, अभी तक हमने अपने चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट इंट्रोड्यूस आपको करवाया है, ठीक है। और आपको देखिए वीडियो को एंड तक देखने के बाद में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जरूर जाएं कि यस सर आपने जो भी हमें समझा वो समझ में आ गया, ठीक है, या नहीं आए तो भी। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, आप जो है वो मैसेज वगैरह कर सकते हो अपने डाउट के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि आपके इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मांसपेशीय गति विज्ञान क्या है, इसके खेल कूद के क्षेत्र के महत्व का वर्णन कीजिए, है ना भाई। देखिए मांसपेशीय गति विज्ञान, मांसपेशीय गति विज्ञान जो है वो एक तरीके से साइंस की ही एक शाखा है, यानी कि विज्ञान की एक शाखा है। कैसी शाखा है, जिसमें मानव की जो मांसपेशियां होती, जो मसल्स होती है, इसके क्रियाओं के समय होने वाली जो हरकतें हैं, यानी कि मांसपेशियों में जब शारीरिक क्रियाएं की जा रही होती है, उस समय जो भी इसमें हलचल होती है, जो भी हरकत होती है, जो भी क्रिया होती है, उसको अध्ययन को हम बोलते हैं मांसपेशीय गति विज्ञान। एक तरीके से मांसपेशीय शारीरिक क्रियाओं में होने वाली हरकतों का अध्ययन, ठीक है ना, ये होता है। अब भाई खेल कूद में क्या महत्व है इसका, देखो खेल कूद के क्षेत्र में मांसपेशीय गति विज्ञान का महत्व, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मांसपेशीय गति विज्ञान का पूरा पूरा ज्ञान है, तो उसके लिए क्या महत्व है खेल में इसका। तो सबसे पहला महत्व यह है कि वो अपने अनुसार, ठीक है ना, जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान है वो अपने अनुसार अच्छे खिलाड़ी का चयन कर पाएगा। क्या कर पाएगा, वह अपने अनुसार एक अच्छे खिलाड़ी का चयन कर पाएगा। साथ ही जो खिलाड़ी हैं वो अपने प्रदर्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, उन्हें वो कार्य भी सुझा पाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर उनका जो है ये अवलोकन कर पाएगा उनके खेल का, प्रशिक्षण का, कि भाई ये किस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चौथा ये है कि मांसपेशी गति विज्ञान का ज्ञान रखने वाला बंदा खिलाड़ियों में व्यायाम के लिए, ठीक है, प्रशिक्षण के लिए एक सकारात्मक सोच विकसित कर सकता है, मनोवैज्ञानिक सोच विकसित कर सकता है, ठीक। पांचवा है कि खिलाड़ियों की गतिविधि के संबंध में, ठीक है, और उनकी गतिविधि को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या क्या सुरक्षा के नियम और ज्यादा अपनाए जा सकते हैं, और साथ ही कौन कौन से खेल उपकरण चयनित करने चाहिए, चुनने चाहिए, जिनसे उन्हें क्षति ना पहुंचे, तो इस संबंध में उनकी मदद कर सकता है, ठीक है। इससे ज्ञान होता है चीज का कि भाई खिलाड़ी जो है वो गतिविधि कैसे कर रहे हैं, और सुरक्षा के जरिए उन्हें और कितना अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे अच्छे अच्छे उपकरण उसके लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छठा है कि खिलाड़ियों में मांसपेशियों की गति की प्रणाली का उपयोग, यानी कि मांसपेशियों की गति प्रणाली जो होती है, ठीक है, हमारे बॉडी में, तो ये विज्ञान का ज्ञान रखने वाला बंदा उसे समझा सकता है एथलीट को कि हमें इस तरीके से और ज्यादा कार्य करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में सातवां आ जाता है कि भौतिक चिकित्सा यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होती है, इसके माध्यम से मांसपेशियों का उपचार किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। आगे आपको समझ में अच्छे तरीके से, चलिए अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज मसल डायनेमिक्स एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस इन इट्स इन द फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट, यानी कि डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन द फील्ड स्पोर्ट। पहले आप समझ लीजिए कि जो काइंजियोलॉजी है ये होती क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। ओके बच्चों, चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कई बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि भाई घर्षण क्या होता है। दूसरा ये है कि खेलों में विभिन्न प्रकार के घर्षणों की व्याख्या कीजिए। तो आप सभी को पता है घर्षण जो है वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो दूसरा प्रकार है उसके भी अलग से 2 प्रकार है, ठीक है। तो मैं आपको सारे समझाऊंगा। पहले हम ये समझते हैं कि भाई घर्षण का मतलब क्या है। तो घर्षण का मतलब ये होता है कि 2 सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न गति में प्रतिरोध घर्षण कहलाता है। यानी कि 2 सतहों के बीच में मान लेते हैं कि ये एक वस्तु रखी है, ठीक है, और कहां पे रखी है, जमीन पे रखी है मान लेते हैं, या फिर कोई टेबल पे रखी है। अब टेबल पे रखी हुई वस्तु को जब आप उठाएंगे तो उससे क्या होगा, गति में प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक है। तो उसी को हम बोल देते हैं घर्षण। अब ये बेसिकली 2 पार्ट में होता है, एक होता है स्थिर घर्षण, ठीक है, और एक होता है गतिशील। स्थिर का मतलब है, पहले मैं आपको दोनों पढ़ के बताऊंगा फिर आपको एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। स्थिर घर्षण का मतलब ये होता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति प्रारंभ ना हुई हो, तो इसे स्थिर घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ने की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा आता है गतिशील घर्षण। इसमें क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से चलना शुरू कर देती है
तो उसे गतिशील घर्षण कहते हैं। जैसे कि गेंद लुढ़क कर रुक जाने तक जो घर्षण बल लगता है उसे गतिशील घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। पहले स्थिर घर्षण की हम बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर दूसरी वस्तु की सतह की ओर बढ़ना शुरू करती है, लेकिन क्या होता है कि वो अभी उसकी गति आरंभ नहीं हुई, यानी कि इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक ये एरिया है, ठीक है, और आपने एक बॉल पकड़ी हुई है, ठीक है, आपने एक क्या कर रखी है, बॉल पकड़ी हुई है और आप उसे बस छोड़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो छोड़ने ही वाली जो अवस्था है, जैसे आप उसे लुढ़काने के लिए छोड़ने वाले हैं, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को स्थिर घर्षण कहते हैं, जिसमें अभी जो वास्तविक गति है उसकी आरंभ ना हुई हो। ठीक है, वही गतिशील घर्षण में क्या होता है, आपने इस बॉल को जो है वो लुढ़काना शुरू कर दिया है, तो अब क्या होगा, अब यहां से ये जो लुढ़कना शुरू होगी तो इसमें लगेगा घर्षण बल, तो इसको बोलते हैं गतिशील। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से चलना शुरू कर देती है। ठीक है, ये समझ गया ना आसान तरीके से। अब जो गतिशील वाला पार्ट है ये भी दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग। स्लाइडिंग क्या होता है कि जब एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है, जैसे कि डिब्बे को गाड़ी पर चढ़ाना। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये गाड़ी है, इसके ऊपर जो डिब्बा है वो चढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है, ये स्लाइडिंग को दर्शाता है। वही जब एक वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है, यानी कि ये देखते ये क्या है, ये लुढ़क रही है और एक जो है वो चढ़ाई जा रही है, तो लुढ़क रही है संबंध में क्या है कि इसमें जो है इसको रोलिंग घर्षण बोलेंगे। जैसे कि हिट करने पर मैदान में लुढ़कती जो बॉल है, जैसे आपने हिट किया, ठीक है, फुटबॉल वगैरह को, और वो लुढ़कती जा रही तो इसको बोलेंगे रोलिंग घर्षण। ठीक है ना, समझ गए भाई आप अच्छे तरीके से घर्षण बल क्या है और विभिन्न प्रकार में इसकी व्याख्या की। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहां से पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द फ्रिक्शन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। तो पहले आप समझिए फ्रिक्शन क्या है। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। अब जो डायनेमिक फ्रिक्शन है बेसिकली ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग। देखिए मैंने वैसे इंग्लिश में मुझे मिला नहीं था इसलिए मैंने हिंदी में लगा दिया, ठीक है, आप समझ लीजिएगा अपने तरीके से। वेल, अब जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप आसान तरीके से कर भी सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा घर्षण के लाभ तथा हानियां लिखिए। ठीक है, घर्षण के लाभ आपसे 2-3 मार्क्स में से पूछे जा सकते हैं, हानियां इसकी 2 से 3 मार्क्स में से पूछे जा सकती है, या फिर दोनों को मिला के 5 मार्क्स का एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, घर्षण के लाभ तथा हानि। तो घर्षण क्या होता है वो आपको पता ही चल गया है। अब हम पहले बात करेंगे कि यदि घर्षण किया जाता है तो इसके क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे भाई पहला लाभ क्या है, तो वस्तु की स्थिति को बनाए रखना, यानी कि घर्षण जो है वो किसी भी वस्तु को स्थिति तथा उसके आकार को स्थिर रखता है। यानी कि जब किसी वस्तु पे यदि घर्षण नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना, घर्षण नहीं हो रहा होगा, तो उस वस्तु की जो स्थिति है उसका जो आकार है वो एक जैसा रहेगा। ठीक है, अब दूसरा है गति में सहायता। बेसिकली देखो जब घर्षण होता है तभी कोई वस्तु जो वो चल पाती है, जैसे कि घर्षण के कारण ही हम आराम से चल पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई रनर है, ठीक है, कोई धावक है, यदि उसे अपनी गति तेज करनी है तो उसे क्या करना होगा, उसे घर्षण को भी बढ़ाना होगा अपने पैरों के माध्यम से, जिसके लिए वो स्पाइक्स का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ था, पहला था कि वस्तु को स्थिर बनाए रखती है जब तक कोई बल नहीं लगेगा, और दूसरा क्या है कि गति में सहायता प्रदान करती है जैसे ही बल लगेगा। तीसरा ये, अब जब बल लगा तो क्या होगा भाई कि घर्षण के कारण तापमान पैदा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आदि मानव जो थे वो जब पत्थर को आपस में मिलाते थे तो वो जो घर्षण उससे उत्पन्न होता था उससे चिंगारी होती थी, तो ये क्या दर्शाता है कि तापमान बढ़ जाता है। अभी के टाइम पे आप एक कोई लोहे की चीज ले लो, ठीक है, उसका आप थोड़ी देर तक दूसरे लोहे पे या फिर किसी पत्थर पे रगड़ते रहोगे तो लोहा और पत्थर ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएंगे, तो ये घर्षण जो होता है वो तापमान को दर्शाता है, बढ़ाता है बेसिकली। ठीक है, चौथा है पकड़ को मजबूत बनाना। देखिए घर्षण के कारण ही जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने हाथों से एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी वाला जो बंदा है, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी जो है ये रॉकेट को, यानी ये जो रॉकेट को अपने हाथ में पकड़ सकता है किसकी वजह से, ये केवल घर्षण की वजह से उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ सकता है। ठीक है भाई, तो घर्षण के अलावा आपको समझ में आ गए कि वस्तु को स्थिर बनाए रखती है जब तक बल नहीं लगेगा, और बल लगेगा तो गति में सहायता करती है, गति होगी तो तापमान बढ़ेगा, और इस संबंध में वो पकड़ को मजबूत बनाता है। सिंपल। ठीक है, इसके कुछ हानियां भी हैं। हानियां क्या क्या हैं भाई, सबसे पहली हानि है कि वस्तु में टूट फूट होना। देखिए कई बार क्या होती है कि घर्षण के कारण वस्तु में टूट फूट होती रहती है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि कोई सतह जो है खुरदुरी टाइप में है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़, वहां पे आप वस्तु को उठा रहे हो, ले जा रहे हो, ठीक है, घर्षण लगा रहे हो, तो उससे वो वस्तु टूट फूट भी सकती है, उसके नीचे का जो पार्ट है वो घिस सकता है और वो खराब हो सकती है।
इसीलिए इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, वस्तुओं की जो सतह होती है उस पर तेल या फिर चिकनाई का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है ऊर्जा का नुकसान। बेसिकली जब घर्षण लगाया जाता है तो उतना ही बेसिकली जो घर्षण होता है वो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। ठीक। तीसरा है गति को कम करना। जैसे कि अभी हमने देखा था रोलर स्केटिंग वगैरह, ऐसे जो खेल हैं इसमें घर्षण की क्रिया गति को कम कर देती है, इसके लिए सतह को चिकना बनाया जाना चाहिए। और सबसे आखिरी है भाई गति को मुश्किल बनाना। क्यों भाई, देखो क्योंकि कई बार कठिन तौर पे या फिर जब अधिक घर्षण लगाते हो तो इसमें गति जब आप करना चाहते हो, गतिविधि करना चाहते हो तो वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि कठिन तौर पे या फिर ज्यादा से ज्यादा जब आप घर्षण लगाते हो तो ऐसी क्रियाओं में आप अपनी गतिविधि अच्छे से नहीं कर पाते। सिंपल सिंपल। ओके भाई, समझ आ गया आप सभी बच्चों को घर्षण के लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये घर्षण के जो है वो लाभ हो गए। इसके बाद में घर्षण के जो मेन हानियां हैं वो क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से पढ़ लेंगे कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या क्या होते हैं भाई, आप ऐसे पढ़ लेना। पहले जो है वो एडवांटेजेस पढ़ लीजिए फ्रिक्शंस के, यहाँ पे इजीली वीडियो को पॉज करके। ठीक है। दूसरा है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रिक्शन के, ठीक है, या फिर लॉस कह सकते हैं, वो आप यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यस सर हमको समझ में आ रहा है आप जो भी यहाँ पे समझा रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपका 5 नंबर में। ठीक है, ये प्रश्न आपका मेनली जो वो 5 नंबर में आता है। प्रश्न क्या है कि प्रक्षेप पथ को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो हालांकि आपसे चित्र के माध्यम से पूछा भी जा सकता है, लेकिन चित्र के माध्यम से अभी तक पूछा नहीं गया एक बार भी, बस नॉर्मली आपसे पूछा गया कारकों की व्याख्या करो। ठीक है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली समझा दूंगा जैसे आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो प्रक्षेप पथ को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या कारक होते हैं। तो भाई सबसे पहला कारण आता है प्रक्षेपण का कोण, यानी किसका। देखिए इसको पता है क्या करना होगा, आपको ध्यान से समझना होगा और आपको एक डायग्राम बनाना होगा तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होता है प्रक्षेपण कोण में कि एक ही वस्तु को जब अलग अलग कोण के एक समान प्रारंभिक वेग के द्वारा प्रक्षेपित किया जाए तो वो अलग अलग दूरी तय करती है। मतलब ये है कि कोई जो एक वस्तु है, ठीक है, इसे यदि हम अलग अलग कोणों से एक समान प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित करेंगे तो अलग अलग दूरी प्राप्त होगी। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूं, जब एक वस्तु को मान लेते आपने 25 डिग्री के कोण से फेंका है, ठीक है, प्रक्षेपित किया यानी कि उसको फेंका है, तो क्या होगा, वह कम दूरी तय करती है। ठीक है, लेकिन वही यदि आपने 45 डिग्री से प्रक्षेपित किया, 45 डिग्री से उसे फेंका है, तो अपेक्षाकृत वह अधिक दूरी तय करेगी। जैसे मान लेते हैं कि ये एक डायग्राम है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं, एक बार आपको अच्छे समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये एक डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, ये 25 डिग्री पे आ जाता है। ठीक है, और ये जो है वो 45 डिग्री से आ जाता है। आप खड़े हैं यहां से, अगर आपने किसी वस्तु को फेंका, वो वस्तु यहाँ 25 तक गई तो वो कितना कोण देखेगी, कितना देखेगी, बस इतना एरिया। ठीक है ना, इतना जो दूरी है वो तय करेगी। लेकिन वही दूसरी वस्तु आपने फेंकी है 45 तक, तो ये बहुत ज्यादा दूरी तय कर जाएगी। तो वही चीज है, यानी कि जब आप अलग अलग कोण से अलग अलग वस्तु को फेंकेंगे तो क्या होगा, तो वो अलग अलग स्थिति जो है अलग अलग दूरी तय करेगी। सिंपल सिंपल सा, ये तो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, दूसरा है प्रारंभिक वेग। बेसिकली प्रारंभिक वेग अधिक होने पर वस्तु अधिक दूरी तय करेगी, जबकि प्रारंभिक वेग होने पर ये बहुत कम दूरी तय करेगी। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि आपके हाथ में ये दो वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक वेग है हमारा, जो दूसरा पॉइंट है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो दो वस्तुएं, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, आपने इसमें ताकत लगाई, मान लेते हैं 10 किलो। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ताकत का कोई वेट नहीं होता, मान लेते हैं पहली वस्तु में आपने ताकत लगाई 10 किलो और दूसरी वस्तु में आपने ताकत लगाई 20 किलो। तो क्या होगा, ताकत जो है यानी कि प्रथम आवेग की तरीके से, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक आवेग कैसा है कि आपने एकदम बहुत ही जान से इसको आगे फेंका। ठीक है, आप एक काम करो, अपना ये पार्ट भूल जाओ। ठीक है ना, ये जो किलो किलो मैंने बताया ना, या आप इसे भूल जाओ। आप ये देखो कि कोई एक वस्तु ये है, ये दूसरी वस्तु है। शुरुआत में आपने क्या किया, उस वस्तु को फेंकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। ठीक है ना, इसमें आपने अपनी पूरी जान लगा दी, तो ये वस्तु पहुंच गई मान लेते हैं 1 किलोमीटर तक। ठीक है ना, ये वस्तु पहुंच गई मान लेते हैं 1 किलोमीटर तक। दूसरी वस्तु में आपने पूरी जान नहीं लगाई। ठीक है, आपने मतलब अपनी तकरीबन 20 से 30% जान छोड़ दी, यानी कि तरीके से 70% के अनुसार आपने इसे फेंका।
तो ये कहां तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा 700 मीटर तक पहुंचेगी, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे आ जाती है। तो वही चीज है कि जिस वस्तु को फेंकते समय आपका प्रारंभिक आवेग ज्यादा होगा वो अधिक दूरी तय करेगी, जिसका कम होगा वो कम दूरी तय करेगी, सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है तीसरा पार्ट, गुरुत्वाकर्षण बल। बेसिकली देखो, प्रक्षेपित वस्तु का भार जितना अधिक होगा उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण भी बल अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा वस्तु की प्रेक्षित ऊंचाई उतनी कम होगी। अब देखो, जो मैं अभी आपको किलो किलो वाला समझा रहा था ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण था, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया था, एक वस्तु है 10 किलो की, ठीक है, एक वस्तु है 20 किलो की। तो जो भी व्यक्ति, पहली वस्तु है 10 किलो की, ठीक, दूसरी वस्तु है 20 किलो की। अब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, पहले को फेंका 10 किलो को, तो ये जो है वो मान जाएगी ज्यादा से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के, अगर हम अकॉर्डिंग देखें ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई में ये पहुंच जाएगी, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 20 किलो वाली है ना, ये ज्यादा से ज्यादा जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना ज्यादा वस्तु का भार होगा उतना ही कम गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे आती है। इसी तरीके से आपको समझ में आ गया ना कि गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा उतनी ही वस्तु की ऊंचाई कम हो जाएगी। ओके, तीसरा समझ गए। चौथा आ जाता है वायु प्रतिरोधक। बेसिकली जब प्रक्षिप्त वस्तु हवा में गतिमान होती है तो वह हवा का प्रतिरोधक उसकी गति को कम कर देता है। हवा का प्रतिरोधक जितना अधिक होगा वस्तु की गति उतनी ही कम होगी, ठीक है। नहीं समझे, देखो ध्यान से समझना, ये जो वायु प्रतिरोधक है, ठीक है, ये जो हमारा चौथा पॉइंट है वायु प्रतिरोधक, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि मान लेते हैं कि आप जहां पे खड़े हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पे आपने हाथ में एक वस्तु ले रखी है और जो वायु है, आपने पूर्व पश्चिम की वायु सुनी होगी ना, कि कभी आप जब खड़े होते तो कभी पीठ की तरफ से वायु चल रही होती है, हवा लगती है, कभी आपको मुंह की तरफ से हवा लग रही होती है। तो ऐसे में आपने मान लेते कि ईस्ट की तरफ से, ठीक है ना, आप जो खड़े हैं वो ईस्ट साइड पे खड़े हैं, ठीक है ना, जो ईस्ट दिशा है, पूर्वी दिशा, यहाँ पे खड़े हैं। अब यहां से आपने वस्तु को फेंकना शुरू किया, लेकिन जो वायु का आवेग है वो कैसा है, वो इसकी तरफ है, इसकी तरफ है, ठीक है। तो क्या होगा, आप जिस वस्तु को फेंकोगे वो वस्तु कम दूरी तक जाएगी, ठीक है। नहीं समझे, देखो सिंपल सा ये है कि आप जिस जगह पे खड़े हो, ठीक है, और इधर यदि आप किसी वस्तु को फेंकना चाहते हो तो वायु यदि इधर की साइड ही जा रही होगी तो वो वस्तु और आगे चली जाएगी। लेकिन यदि वायु इसी साइड आ रही होगी, ठीक है ना, यानी कि वायु का एक दिशा तो होती नहीं, हर दिशा चलती रहती है कभी कभी, तो जब आप फेंक रहे हो वो आपके विपरीत दिशा में है, तो सिंपल सी बात है क्या होगी कि आपका वस्तु जो है वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। आप कभी आजमा के देख लेना, जैसे कि आप कभी खड़े हो ना, ठीक है, और आप ये देखना कि आपके चेहरे की तरफ जब वायु आपको लगे ना, यानी कि वायु जो है आपके चेहरे की तरफ जब लगेगी ना आपको, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई आप वस्तु को ज्यादा दूर तक नहीं फेंक पाते। क्यों भाई, क्योंकि वो आपके इसमें गति रूप में क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। पांचवा है स्पिन यानी कि घूर्णन। बेसिकली जब प्रेक्षित वायु हवा में घूमते हुए गतिमान होकर वस्तु के ऊपरी हिस्से पर उच्च वायुदाब तथा निचले हिस्से पर कम वायुदाब क्षेत्र बनाती है, तब वायु को उच्च से निम्न वायुदाब की ओर गति करने के कारण वस्तु नीचे की ओर गोता लगाते हुए कम दूरी तय कर पाती है। सिंपल सा मतलब क्या है, देखिए आपने कोई वस्तु फेंकी, ठीक है, ये जो वस्तु है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक है ये ऊपरी हिस्सा और एक ये है निचला हिस्सा। तो इसमें क्या होता है कि जो उच्च दाब वाला हिस्सा होता है ये ऊपरी हो जाएगा, ठीक है, और निम्न दाब वाला कौन सा हो जाएगा, निचला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला। तो इसी वजह से क्या होगा कि हमेशा वायु कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो इसीलिए जो वस्तु का ऊपरी हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से को पुश करेगा जल्दी से नीचे आने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि वस्तु जिसको भी ऊपर फेंकते हैं वो उतनी ही जल्दी नीचे आ जाती है, ठीक है भाई। तो देखो जितना मुझे लग सकता था एकदम आसान से आसान तरीके से प्रक्षेप्य पथ को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है भाई, समझ गए ना आप सभी। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो कैसे करेंगे भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, फिर आता है, आप पहले पॉइंट ये देख लीजिए, उसके बाद सेकंड आता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्या है, पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, एंड फिर उसके बाद में आ जाता है तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है इसकी बात आ जाती है। चौथा आ जाता है एयर रेसिस्टेंस, एंड पांचवा आ जाता है स्पिन या फिर रोटेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओके। वेल मैंने आपको आधा घंटा बोला था, ठीक है, लेकिन ये तो 25 मिनट में पूरा का पूरा हमारा जो वीडियो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन मेरी यही थी कि जितना जल्दी हो सके आपको समझा दिया जाए और आसान से आसान तरीके से, और आई होप आप अच्छे तरीके से समझ भी चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो गाइस देखो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो को जितना हो सके, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा ज्यादा जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने पेपर की तैयारी कर पाए। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे अपना अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कराएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ भाई जो मैंने आपको समझा वो आपको समझ में आया नहीं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे जो है वो ज्वाइन जरूर करें, यहाँ पे अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। आप अपने डाउट वगैरह के लिए हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और अपने ख्याल रखिएगा अच्छे से। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।